सो गाइस, जानते हैं आज इस बात को कि क्या होता है इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम तुम्हारी या मेरी या किसी की भी एक हालत है, हालत स्टेट, होना या ना होना, मेरा या तुम्हारा रेस्ट में होना या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना। नॉट लाइक दैट, बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना। या तो रेस्ट में होना या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना, ऐसी हालत को बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम। पहला तरीका जानने का कि या तो आप रेस्ट में हो और आपके ऊपर या तो कोई फोर्स नहीं लग रही या जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम जीरो है। देखो, या तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा या तुम्हें जितने भी लोग कुछ कह रहे हैं वो सारी बातें तुम सुन रहे हो और वो सारी बातें इधर वाले की इधर वाले से कैंसिल हो रही हैं, है ना। यानी कि तुम पे लगने वाली तमाम वो फोर्सेस वो एक दूसरे में जब मिल रही हैं तो कैंसिल हो रही हैं। यानी या तो नहीं लग रही फोर्स या लग रही है तो उन सब का सम ज़ीरो हो रहा है, तो तुम पे कोई असर ही नहीं हो रहा उस फोर्स का यार। तो तुम्हारे अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। यानी तुम जिस स्पीड से पहले अगर मूव कर रहे थे तो तुम उसी स्पीड से मूव कर रहे हो, या अगर तुम पहले रेस्ट में थे तुम्हारी स्पीड ज़ीरो थी तो अभी भी तुम्हारी स्पीड ज़ीरो है। तुम्हारी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आया। जब तुम्हारी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आया तो तुम्हारी स्पीड में ना तो कोई बढ़ाव आया ना तो कोई कमी आई, तो तुम्हारे अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं आया। याद रखो, क्या नहीं आया? एक्सेलरेशन। देखो सुनो, एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर तुम्हारी या मेरी या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में, वेलोसिटी में, रफ्तार में बढ़ाव आए, इंक्रीज़ आए, रफ्तार बढ़े, तो रफ्तार बढ़ने का मतलब होता है एक्सेलरेट होना। जब हम बाइक चला रहे हैं, एक्सेलरेट किया, रेस दी, रेस देने में, एक्सेलरेट करने में हम रफ्तार बढ़ा रहे हैं, तो रफ्तार बढ़ाना यानी एक्सेलरेट होना, रफ्तार कम कराना यानी डी एक्सेलरेट होना। तो अगर तुम्हारी रफ्तार बढ़ रही है इसका मतलब है तुम पे फोर्स लग रही है, लेकिन अगर तुम्हारी रफ्तार जैसी है वैसी ही है तो तुम पे लगने वाली सारी फोर्सेस ज़ाया हो रही हैं। और जब तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो मैं यूँ कहूँगा कि तुम्हारे ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो ज़ीरो है। और जब फोर्स ज़ीरो हो जाती है तो चंदा एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है। तो अब सुनो बात को, कोई भी बॉडी, मैं तुम, कोई भी बॉडी, तुम्हारे कमरे में रात को घुसने वाला चूहा भी, या तुम्हारे घर में किचन में आके दूध पीने वाली बिल्ली भी, कोई भी ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब या तो वो रेस्ट में हो, या वो रेस्ट में हो, या वो मूव कर रहा हो विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या वो मूव कर रहा हो विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो ये मार्कर तुम्हारे सामने क्या है? ये रेस्ट में है, कहीं नहीं जा रहा। अब देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है। जब तक तुम्हें जाते हुए दिखा, तुमने देखा कि इसकी जो रफ्तार थी वो कांस्टेंट थी। अब देखो, अब ऐसे रफ्तार बढ़ाते हुए गया। अच्छा, जहाज़ जब टेक ऑफ करता है तो वो स्पीड को बढ़ाते हुए जाता है ना। जब वो लैंड करता है तो स्पीड को कम करते हुए नीचे आता है। यानी टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान वो जहाज़ इक्विलिब्रियम में नहीं होता, लेकिन अगर तो वो फ्लाई कर रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है
तो वो इक्विलिब्रियम में। समझो बात को, या तो कोई रेस्ट में हो, या अगर वो मूव कर रहा हो तो उसकी जो रफ्तार हो वो क्या हो, वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब है जहाँ देखो एक ही जैसा दिखे, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में बैठे हुए, हर कोई एक ही जैसा दिख रहा है, तो तुम उसकी रफ्तार को जहाँ पे भी नोट करो वो वही हो भाई, चेंज नहीं आए। इट मीन्स कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो बेटा, यूनिफॉर्म हो। अच्छा, यहाँ तक डेफिनेशन हो गई। दोबारा देख लो, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगी, कि जब या तो वो रेस्ट में हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ठीक है, यहाँ तक की डेफिनेशन काफ़ी। इजाफी पॉइंट बता रहा हूँ, डेफिनेशन में लिख सकते हो या कोई पॉइंट बना सकते हो, और वो पॉइंट क्या है, इन फैक्ट नॉट हैविंग एनी एक्सेलरेशन एट ऑल, आइदर लीनियर और एंगुलर। देखो एंगुलर, देखो यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। देखो, या तो ऑब्जेक्ट लीनियर मूव करेगा, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं लीनियर चल रहा हूँ, तो मैं लीनियर चल रहा हूँ तो मेरे अंदर कौन सा एक्सेलरेशन हुआ, मेरे अंदर, मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ साथ ये माइक भी चल रहा है। अच्छा, तो अगर मैं सीधा चल रहा हूँ लीनियर, तो वो लीनियर एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि आपको पता है दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम बात कर रहे हो वन डायमेंशन में, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम बात कर रहे हो टू डायमेंशन की, यानी कि ऐसे ये रोटेट कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, सर्कल में मूव कर रहा हो, तो यानी कि देखो, अगर कोई लीनियर मूव करता है तो उसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन होता है, और अगर वो सर्कल में घूमता है तो उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। याद रखो, पता है मैं क्या याद दिलाऊं तुम्हें, तुम्हें पता है ए या अल्फा। देखो, लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल है ए और एंगुलर का है अल्फा। देखो, अगर कोई लीनियर मूव करता है तो उसकी रफ्तार में जो बढ़ाव या कमी आती है वो लीनियर एक्सेलरेशन से पता चलती है। लेकिन अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है, मूव करते 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 स्पीड बढ़ी, ये जो स्पीड बढ़ी ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो फिर उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। वो क्या है, ज़ीरो। क्योंकि अगर लीनियर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो देखो, इन फैक्ट नॉट हैविंग एनी एक्सेलरेशन एट ऑल, चाहे वो लीनियर हो या वो एंगुलर हो, चाहे वो ऐसे चाहे या वो ऐसे सर्किल में घूमे, हर हाल में जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, अगेन कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो वो इक्विलिब्रियम में है, या वो मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है। अब देखो, अगर तो वो रेस्ट में है तो भी उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा। अब चाहे वो लीनियर मूव करे या एंगुलर मूव करे। ठीक है, सही है। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं, इसको भी समझ आ गई। अब देखो, इक्विलिब्रियम जो है ना, अपनी ही डेफिनेशन में दो बातें कह रही है कि या तो रेस्ट या यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम दो तरीके का होगा, और वो दो तरीके, वो दो किस्में कौन सी होंगी, वही होंगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इसके बाद आएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो कि इसके बाद आएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं किसकी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। तो देखो, जो वर्ड स्टैटिक आ रहा है, स्टैटिक, तो स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ। देख लो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ इट रिमेन्स एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो, एक बात याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो तुम्हें दिख रहा है ना कि वो रेस्ट में है, तो
उसके ऊपर उस वक्त भी फोर्सेस लग रही हैं। सबसे पहली फोर्स, बुनियादी फोर्स, ये देखो ये मार्कर मेरे हाथ में रखा हुआ है, ये रेस्ट में है, लेकिन इस पे सबसे पहली फोर्स, इसका जो वेट है ना, वेट डाउनवर्ड जा रहा है, वो भी एक फोर्स है। फिर ये मेरे हाथ का रिएक्शन, वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल करके ज़ीरो कर रही हैं, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम में। तो कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है तो उस पर फोर्स लग रही होती है, लेकिन फोर्स नहीं, फोर्सेस लग रही होती हैं, वो सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं। तो देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब आएगा, कि जब वो रिमेन्स एट रेस्ट हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो भाई ये आ गई इनकी एग्जाम्पल, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। ये भाई देखो बड़ी खूबसूरत सी मैंने एक अपार्टमेंट बनाया है। ये एक बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, ये भी 3 मंजिला बिल्डिंग है, शायद ये थोड़ी छोटी है थोड़ी बड़ी है, और ये कोई घर है। अब देखो ये सारी बिल्डिंगें एक जगह खड़ी हैं, स्टैटिक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन पे कोई फोर्स नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही भाई, ये इतनी भारी बिल्डिंग है, इसका इतना सारा मास है, तो जिस चीज़ का मास होता है उसका वेट होता है, और अगर वेट होता है तो वेट mg होता है, और mg का मतलब है इस ज़मीन का वज़न है। ये ज़मीन, इस ज़मीन पे फोर्स लग रही है, सॉरी इस बिल्डिंग पे फोर्स लग रही है, और इस बिल्डिंग को ज़मीन खींच रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि सरफेस जो है, सरफेस उसका एक रिएक्शन जा रहा है अपवर्ड, लाइक दिस आर, यानी ज़मीन की ग्रेविटी बिल्डिंग को डाउनवर्ड खींच रही है, लेकिन उसी सरफेस का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसका जो रिएक्शन है वो उसको अपवर्ड बैलेंस कर रहा है ना, ऐसा ही है। तो ये जो वेट और रिएक्शन, ये दोनों फोर्सेस हैं, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। तो लिहाजा ये जो बिल्डिंग हुई ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हुई। इस बिल्डिंग का एक्सेलरेशन 0 है, तुम्हारे घर का एक्सेलरेशन 0 है, तुम्हारे स्कूल का एक्सेलरेशन 0 है, तुम्हारे कॉलेज का एक्सेलरेशन 0 है। समझ आई बात? इन सब का एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वो अपनी जगह से कहीं नहीं जा रहे, वो अपनी जगह पे रखे हुए हैं। वो नीचे जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ज़मीन का रिएक्शन रोक रहा है। ना तो वो अब लेफ़्ट जा रहे हैं, ना तो वो राइट जा रहे हैं, ना तो वो अपवर्ड जा रहे हैं, ना तो वो डाउनवर्ड जा रहे हैं। उनका वेट, उनका रिएक्शन बैलेंस हो रहा है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। एक और एग्जांपल, ब्रिजेस। ये ब्रिज बनाया मैंने, बहुत खूबसूरत सा फ्लाईओवर बनाया है। ब्रिज को भी देख के समझ लो, ब्रिज में भी वही सारा मामला है। ये ब्रिज के पिलर हैं, पिलर पे ब्रिज का वेट आ रहा है, सारा वेट डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन जहाँ कांटेक्ट हो रहा है वहाँ से ज़मीन का अपवर्ड हमें क्या मिल रहा है, रिएक्शन मिल रहा है। तो जो ब्रिजेस हैं वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये जो ब्रिजेस हैं, ना तो ये आगे बढ़ रहे हैं, ना तो ये पीछे आ रहे हैं, ना तो ये ऊपर उठ रहे हैं, ना तो ये नीचे जा रहे हैं, तो इनका एक्सेलरेशन 0 है। तो ये जो ब्रिजेस हैं ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। इसी तरह बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ये देखो ये टेबल है, टेबल पे बुक रखी हुई है, बुक का वज़न, उसका वेट, उसके वेट की वजह से ज़मीन इस बुक को खींच रही है, इस बुक पे फोर्स लग रही है, लेकिन इस टेबल का रिएक्शन इसको रोक रहा है नीचे जाने से। तो 2 फोर्सेस लग रही हैं, और उन दोनों फोर्सेस का जो समेशन है वो 0 आ रहा है। लगने वाली तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस, ये लिखा हुआ द इन्फ्लुएंस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, उसके बावजूद वो रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है भाई। लैडर रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, मैंने यहाँ लैडर नहीं बनाई है, लेकिन आप एक लैडर यानी आप एक सीढ़ी की बात करें, वो सीढ़ी वो हमने ये दीवार से लगा दी। वो जो सीढ़ी जब हम दीवार से लगा देते हैं तो वो लैडर रेस्ट में होती है, वो लैडर कहीं नहीं जा रही होती है, वो स्लिप भी नहीं हो रही होती। यानी हम उस लैडर को इस तरह सेट करते हैं कि वो स्लिप भी नहीं हो, वो गिरे भी नहीं, और वो इक्विलिब्रियम में। अभी देखें बहुत इंपॉर्टेंट, लैडर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, लैडर का स्टैटिक होना बड़ा ज़रूरी है। तो जो लैडर जब एक जगह दीवार से लगाई गई है तो वो जो लैडर है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। इस तरह बॉल रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, तो ये रही एक बॉल और ये इस ग्राउंड पे रेस्ट कर रही है भाई,
ना आगे बढ़ रही है, ना पीछे आ रही है, ना ऊपर जा रही है, ना नीचे आ रही है, तो भाई देखो आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द हर वो चीज़, चाहे वो पंखा ऊपर से लटका हुआ क्यों नहीं है, ये जो पंखा मैं ऊपर देख रहा हूँ ना, पंखा लटका हुआ है, ये पंखा भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, क्योंकि इसका वज़न इसको नीचे लाना चाह रहा है, लेकिन ये जहाँ से ऊपर हैंग हुआ है, वो जो हुक है, वो हुक उसको ऊपर खींच रहा है। एक्शन का रिएक्शन बैलेंस हो रहे हैं, तमाम फोर्सेस कैंसिल हो रही हैं, तो लिहाजा कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि वो रुकी हुई है, वो रुकी हुई नहीं है, उसको रोका गया हुआ है, उस पर लगने वाली सारे फोर्सेस को कैंसिल किया जा रहा है, और नेचुरली वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो क्योंकि हर उस चीज़ का एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। ठीक है, अच्छा, ये सारी बात हो गई हमारी किसकी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। इसके बाद हम बात करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। अच्छा गाइस, तो डायनेमिक या काइनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इस बार जो ऑब्जेक्ट है ना, वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इक्विलिब्रियम में होने के साथ साथ वो मोशन में भी है। यानी देखो, उसने ऊपर से नीचे की तरफ गिरना या लेफ़्ट टू राइट आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, उस पर कुछ फोर्स लगी थी और उसने एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो आगे बढ़ा या वो नीचे आया तो उस पर फर्दर लगने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो हो गया, लेकिन क्योंकि उसने चलना शुरू कर दिया था, उसने मोमेंटम गेन कर लिया था, तो लिहाजा अब वो उस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या तो आगे बढ़ेगा या नीचे गिरेगा। ठीक है, तो उस वक्त वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। याद रखना कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कोई शुरू से नहीं होगा, उसको डेफिनेटली फोर्स लगा के एक्सेलरेट किया गया होगा, लेकिन फिर वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया होगा। ठीक है, तो एक ऐसी बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है जो कि मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे हो या लेफ्ट से राइट हो। ठीक है, कौन है वो? अ पैराट्रूपर फॉलिंग विद पैराशूट। पैराट्रूपर स्काई डाइवर्स भी होते हैं, पैराट्रूपर्स भी होते हैं जो आसमान से ज़मीन की तरफ छलांग लगा लेते हैं, लेकिन अगर वो बगैर पैराशूट के छलांग लगाएंगे तो होगा क्या कि वो विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तेज़ी से नीचे आएंगे। यानी अगर ये एक बंदा जो कि पैराट्रूपर है बगैर पैराशूट के छलांग लगा, यानी ये बंदा बगैर पैराशूट के अगर पैराट्रूपर ऐसे छलांग, बगैर पैराशूट के तो खैर वो पैराट्रूपर नहीं कहलाएगा, अगर एक बंदा बगैर पैराशूट के छलांग लगा ले जहाज से स्पेस से ज़मीन की तरफ, तो वो फ्री फॉल गिरेगा। यानी कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो जैसे नीचे आता जाएगा, नीचे आते आते तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वो धड़म करके ज़मीन पर टकरा के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसने पैराशूट का इस्तेमाल किया है तो होगा क्या? अब देखो, उसने छलांग लगाई तो उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, नीचे आते आते उसकी स्पीड बढ़ी, लेकिन जैसे उसका पैराशूट खुल गया, अब सुनो, पैराशूट फ़ौरन नहीं खुला, पैराशूट छलांग लगाने के बाद खुलता है। तो छलांग तो लगा ली, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, उसने मोमेंटम गेन कर लिया, लेकिन अब क्या हुआ कि जब उसका पैराशूट खुला तो वो जो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो हवा है उसका जो अप थ्रस्ट होता है, एयर फ्रिक्शन, यानी हवा क्या करता है, उसको जो भी एरिया मिलेगा वो उस पर दबाव डालेगी, चाहे वो इस तरह से हो चाहे वो अपवर्ड हो। तो जब पैराशूट खुलता है तो अंदर या नीचे जितनी भी हवा होती है इस एरिया में वो सारी की सारी पैराशूट पे जाके इस तरह से अपवर्ड लगती है। ठीक है, सही है। जैसे जब जहाज़ फ्लाई करता है तो जहाज़ के जो विंग्स हैं उस पर भी एयर का प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करता है। जैसे कश्ती पानी में तैरती है, जहाज़ हवा में तैरता है, इसी तरह जब पैराशूट खुल जाता है तो उसका जो कपड़ा होता है, जो पैराशूट जो होता है, उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन से जो हवा होती है वो अप थ्रस्ट अप्लाई करती है इस तरह से। यानी यूँ मान लें कि एक तरफ तो पैराट्रूपर का वजन है जो उसको नीचे गिरा रहा है, दूसरी तरफ एयर फ्रिक्शन वाली फोर्स है जो उसको बैलेंस करते हुए नीचे गिरने से रोक रही है। लेकिन अगेन अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस भी हो जाए, तो पहले आ रहा था वो पे पानी में आते हुए स्लो 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 स्लो, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखें, जब तक वो पानी से बाहर था तो मान लेते हैं कि वो अपने वजन की वजह से नीचे आ रहा था, उस वक्त भी उस पर एयर फ्रिक्शन लग रहा था, लेकिन क्योंकि उसका कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं था पैराशूट की तरह, तो उस पर वो एयर फ्रिक्शन ज़्यादा असरअंदाज नहीं हुई थी। लेकिन जब वो पानी में गिर गया तो हुआ क्या? पानी में आने के बाद उसका डाउनवर्ड वेट तो था, लेकिन पानी एक ऐसी क्वालिटी रखता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है कि जो भी चीज़ पानी में गिरती है तो पानी उस पर
अप थ्रस्ट अप्लाई करता है, उतना अप थ्रस्ट अप्लाई करता है जितना उस ऑब्जेक्ट ने पानी की जगह घेरी होती है। यह हमने पढ़ा है कहाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा है मैट्रिक क्लास की फिजिक्स में, 10th क्लास की फिजिक्स में, कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में जाता है तो हम उस पानी की जितनी जगह घेरते हैं उतनी जगह के वजन के बराबर पानी अपवर्ड अप थ्रस्ट अप्लाई करता है और उस ऑब्जेक्ट को नीचे नीचे आने से, गिरने से, डूबने से रोकता है। तो लिहाजा होता क्या है, डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स बैलेंस होती है और वो ऑब्जेक्ट जिस तेज़ी से नीचे आ रहा था तो वो तेज़ी से नहीं आता बल्कि उसकी स्पीड कम भी हो जाती है और वो यूनिफॉर्म भी हो जाती है और लिहाजा उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 हो जाता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट भी अगेन इक्विलिब्रियम में, ऐसा स्फीयर जो फॉलिंग हो रहा है, अ स्फीयर फॉलिंग थ्रू विस्कस लिक्विड, जो विस्कस का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पानी में अमूमन वो ऑब्जेक्ट इतना स्लो नहीं आएगा, उसमें भी स्पीड में कमी आएगी, लेकिन उसके मुकाबले में जितना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड होगा, चाहे वो ऑयल हो, उसमें उतना ज़्यादा ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो बहरहाल ये भी एक किस्म का डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह मैंने यहाँ लिखा है स्पिनिंग एंड रिवॉल्विंग अर्थ। अच्छा देखो, तुम्हें पता है कि ज़मीन घूमती है, वो स्पिन करती है और वो सूरज के गिर्द भी घूमती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम अभी ज़मीन पे खड़े हुए हो, बैठे हुए हो, ठीक है, जो भी कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है, तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम ज़मीन पे नहीं किसी बस में बैठे हो? डेफिनेटली सी बात है, ये जो अर्थ है ये एक किस्म का व्हीकल है भाई, तुम उसमें बैठे हुए हो, ये तुम्हें पूरा टूर करा रही है, किसका ट्रैवल करा रही है, टूर करा रही है, सूरज के गिर्द तुम्हें पूरे साल में घुमाती है, लेकिन तुम्हें फील नहीं होता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी जहाज़ में बैठे हो, किसी बस में बैठे हो। मान लो यूं ही है बिल्कुल कि ये जो इतनी बड़ी अर्थ है ये एक स्पेस शटल है, एक जहाज़ है, उसमें बैठे हुए और ये हमें पूरे स्पेस में घुमा रही है सूरज के गिर्द और बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से घुमा रही है, ठीक है। लेकिन अमूमन होता क्या है कि इसकी सूरज के गिर्द घूमने की जो रफ्तार होती है वो वेरी करती है, ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है, लेकिन उसका जो एवरेज होता है ना, वो एवरेज स्पीड, वो जो एवरेज हम बताते हैं कि भाई ये इसकी एवरेज स्पीड है, तो वो यूँ मान लो वो कांस्टेंट स्पीड है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अर्थ की स्पीड तो वेरी करती है, लेकिन अर्थ का जो हमारे मुताबिक, हमारे रेस्पेक्ट से जो अर्थ का इतना बड़ा मास है, तो लिहाजा हमें वो अर्थ की जो स्पीड होती है वो हमें फील नहीं होती, या फिर हम उसको यूँ समझ सकते हैं कि क्योंकि हम खुद अर्थ से कनेक्ट हैं। तो जब हम अर्थ से कनेक्ट हैं तो जितनी स्पीड से अर्थ मूव करेगी उतनी स्पीड से हम मूव करेंगे। लेकिन अगेन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें अर्थ की वो स्पीड कि भाई हम सूरज के गिर्द का सर्वे कर रहे हैं, इतनी रफ्तार से हमें फील नहीं होता। हमें सिर्फ ये फील होता है कि हाँ दिन गुजर रहा है, हफ्ता गुजर रहा है जी, तो हमें ये फील होता है कि दिन गुजर रहा है, हफ्ता महीना साल गुजर रहा है। अब सुने, जिस रफ्तार से दिन हफ्ता महीना साल गुजर रहा है उसी रफ्तार से ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, लेकिन हमें बज़ाहिर ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम किसी सफ़र में हैं और हमें अपने ऊपर कोई फोर्सेस फील नहीं हो रही। तो लिहाजा इसी तरह वो जो अर्थ की सूरज के गिर्द घूमने की रफ्तार है, जो कि बज़ाहिर कॉन्स्टेंट नहीं है, लेकिन हम उसको अज्यूम कर लेते हैं, कह सकते हैं कि वही कॉन्स्टेंट स्पीड है, जो कि क्योंकि हमें अर्थ एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फील होती है। इसी तरह ज़मीन स्पिन करती है और हमें पता है कि 24 घंटे पूरे होते हैं, दिन रात में बदलता है, लेकिन हमें ये सिर्फ आसमान को देख के पता चलता है कि भाई आसमान पहले काला था, फिर नीला हो गया, दिन से रात हो गई। बज़ाहिर हमें ऐसा नहीं फील होता कि हम किसी झूले में बैठे हुए और वो हमें मुसलसल घुमा रहा है। अगर तो हमें वो फील होगा तो उस वक्त हमारे ऊपर फोर्सेस भी लगेंगे और हमारा एक्सेलरेशन भी होगा, लेकिन इस वक्त हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो कि 0 है। तो लिहाजा इसका मतलब है अर्थ स्पिन भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, बट विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगेन ये वो यूनिफॉर्म एग्जैक्ट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं, इसमें वेरिएशंस आती हैं, लेकिन ये वो वेरिएशन ऐसी है जो हमें फील नहीं होती। तो हमने मान लिया कि अर्थ स्पिन भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, तो ये भी अर्थ या कोई भी प्लैनेट हो वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, मूव कर रहा। मेरी बात सुनो, अर्थ ने स्पिन करना शुरू कर दिया था जब से अर्थ बनी है, अर्थ ने रिवॉल्व करना शुरू कर दिया था जब से वो बनी है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम गेन कर लिया, ये कहते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कोई शुरू से नहीं रखता अपने अंदर, लेकिन वक्त के साथ साथ गेन करता है। तो लिहाजा ये जो प्लैनेट्स हैं, स्पिनिंग अर्थ है, ये भी सारी जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो देखो, अभी तक की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम 2 तरीकों का होता है।
ये तो बता दिया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसको डिफाइन करवा दिया। फिर ये बताया कि इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है, स्टैटिक होता है देन डायनेमिक होता है। स्टैटिक की डेफिनेशन, स्टैटिक की एग्जांपल्स बता दी, डायनेमिक की डेफिनेशन, डायनेमिक की एग्जांपल्स बता दी। अभी तक की वीडियो के लिए ये इनफ है, लेकिन इसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें हम करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, वो हम करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा लंबा डिटेल टॉपिक नहीं है, लेकिन हमने वो करना है। और जहाँ तक बात करूँ फर्स्ट ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड की, तो उनके लिए ये जो टॉपिक है ये किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड डिफाइन द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आपने इक्विलिब्रियम बता दिया और इक्विलिब्रियम की जो टाइप्स हैं यानी कि ये आपने बता दी स्टैटिक और डायनेमिक। इसके अलावा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी होती हैं जो कि स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल है। वो फिलहाल अभी हमारे इस रिड्यूस टॉपिक में शामिल नहीं है, तो वो मैं भी जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन रिड्यूस टॉपिक में कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपका एक ओवरऑल टॉपिक बन के लॉन्ग में आ सकता है या अलग अलग से पूछ के शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। बस यही थ्योरी है। इसके बाद आपके लिए लैडर के न्यूमेरिकल होंगे, जो कि उसमें से एक न्यूमेरिकल आपको लाजमी वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। एंड देन इसका हमारा एंगुलर मोमेंटम और ये चैप्टर हमारा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली जो कुछ इसमें मैंने पढ़ा दिया है टॉर्क कपल आपने इसकी तैयारी की होगी और आप तैयारी करेंगे भी, आगे रिवीजन भी रखेंगे और होपफुली आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। सो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।